something in Iran, we don't need anybody's help. I didn't even want their help, but before I asked, they said they wouldn't be there, and we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others. I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े फ़ौजी इत्तेहाद नेटो की 36वीं सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया पहुँचे हैं। अनकरा पहुँचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने मेज़बान सदर रजब तैयब एर्दोगान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्हें वो अपना बेहतरीन दोस्त, अजीम रहनुमा करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुर्किया एक इंतहाई मजबूत मुल्क है जिसकी अस्करी ताकत से दुनिया अभी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस इजलास में आना ही नहीं चाहते थे, बस एर्दोगान की मोहब्बत में वो तुर्किया पहुँचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। इससे पहले उन्होंने नेटो को बुज़दिल और कागजी शेर करार देते हुए अमरीकी सदर ने यह कहा था कि वो इस इत्तेहाद से सख्त मायूस हैं। अमेरिका नेटो को अरबों डॉलर फराहम करता है, लेकिन जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मदद की बारी आई तो सब पीछे हट गए। ट्रंप ने तंज किया कि बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद मदद करेंगे। याद रहे, ये पहला मौका नहीं। ट्रंप अप्रैल में भी नेटो छोड़ने की धमकी दे चुके हैं और 2018 में भी रुकन ममालिक को उनकी औकात बता चुके हैं। इसी से मुतालिक आज का पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद की जो एक बड़ी बैठक, आपके ख्याल में जिस तरह से ट्रंप इजहार करते आए हैं नेटो से मुतालिक, ख़ासतौर पर जब ये ईरान के साथ मामलात थे, क्या अहम फैसलों की तवक्को की जा सकती है? और क्या जिस तरह की कुछ खबरें भी हैं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो इत्तेहाद छोड़ने का फैसला कर सकते हैं? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, ये जहाँ तक नेटो इत्तेहाद छोड़ने की बात है और प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों की और उनकी फ्रस्ट्रेशन, मैं तो धमकियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कहूँगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन का ताल्लुक है, तो इसको यहीं तक लेना चाहिए, इसको ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं लेना चाहिए। देखिए, किसी भी अमेरिकी सदर के लिए जो नेटो से निकलना पॉलिटिकली, वो मिलिटरीली, वो लीगली जो है वो एक आसान फैसला नहीं हो सकता। नेटो इत्तेहाद कोई एक कैजुअल इत्तेहाद नहीं है। देखें, इसमें ये तो आर्टिकल 5 के तहत ये एक कलेक्टिव ट्रीटी बेस्ड जो है एक मिलिट्री ब्लॉक है, तो इससे कैसे इतना आसानी से निकला जा सकता है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेंटागन और कांग्रेस जो है वो नेटो के अंदर रहने के हक में है। और उसके साथ साथ मिलिटरीली भी, मैंने इस वजह से कहा कि मिलिटरीली भी जो अमरीकी अफवाज हैं वो यूरोप के अंदर बड़ी स्ट्रांगली एम्बेडेड हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन बजाय है, फ्रस्ट्रेशन इस वजह से कि देखें, नेटो की टोटल जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो तकरीबन कोई 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। अच्छा, उस 1.6 ट्रिलियन डॉलर में तकरीबन कोई एक ट्रिलियन डॉलर जो है वो 980 बिलियन डॉलर के करीब वो अमेरिका स्पेंड करता है। तो वो अब ईरान के साथ जो भी जंग चल रही थी, तो उसमें जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार नेटो एलाइज को जो है उनको उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनको फिर जो है धमकियां भी दी और उनको ताने भी दिए, लेकिन जो है वो कोई नेटो एलाई उस जंग में शरीक नहीं हुआ। तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे वजह बनती थी कि अगर अमेरिका जो है वो 1.6 ट्रिलियन के जो टोटल नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग है उसमें अगर 1 ट्रिलियन अमेरिका दे रहा है और बाकी एलाई जो है वो मिल के जो है बाकी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो एलाई अगर अमेरिका की मदद को वहाँ पे नहीं आए तो ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो एक दो चीज़ें जो देखने की हैं, अगर हम ये यूक्रेन की जंग के बाद देखें तो नाटो जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन हुआ है। मज़ीद किस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है कि देखिए, नाटो जो बना था वो तो वार्सा के ख़िलाफ़, यानी जो सोवियत यूनियन ने जो मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री ब्लॉक बनाया था उसके अगेंस्ट बना था। तो वो एक खौफ हमेशा जो है सोवियत यूनियन का पहले और अब रशिया का रहा है।
तो जिस तरह से यूक्रेन पे चढ़ाई की थी रशिया ने, तो उसके बाद वो नाटो के अंदर की जो 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 यानी जो उसका रीजन था बनने का, उसको मजीद स्ट्रेंथ मिली थी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी जो ट्रम्प साहब जो है वो इतनी आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे और जो है वो नाटो ख़त्म हो जाएगा। तो नाटो ख़त्म नहीं होगा। 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि देखें, वो बार बार ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जी अपना अभी बाकी नाटो के एलाय जो हैं वो 2.6% ऑफ देयर जीडीपी जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ट्रम्प साहब का कहना है, उनका डिमांड ये है कि 5% तक जो है वो स्पेंड करें। तो 2-3 सिनेरियो, एक तो ये हो सकता है कि जी एक रीब्रांडेड नाटो सामने आए जिसमें ट्रम्प जो है वो यूरोप के ऊपर और अपने नाटो एलाइज के ऊपर वो मजीद प्रेशर डालें और वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को जो है वो बढ़ा दें, और उसके साथ साथ ये हो कि वो अमेरिका के ऊपर जो रिलायंस है बाकी नाटो एलाइज की वो कम हो जाए। एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि जैसे देखें, हमने ये देखा कि ये यूक्रेन की जंग के बाद ही कुछ जो नाटो के मेंबर्स हैं, जैसे पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया और बाकी कुछ ममालिक, उन्होंने बड़ी रैपिडली मिलिटराइजेशन की अपनी जो डिफेंस के ऊपर उन्होंने एक जो है वो स्पेंडिंग की, बिकॉज वो रशिया का खौफ जो है वो सामने था। तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि और फ्रांस भी अभी फ्रांस जो है वो यूरोपियन जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। यूरोप के अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि इंडिपेंडेंट जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो एक सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि यूरोप जो है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, वो जो है वो अमेरिका के ऊपर रिलायंस कम कर दे। जी जी। तो ये 2-3, और एक जो आखिरी सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि अमेरिका जो है वो पार्शियली विड्रॉ कर जाए और यूरोपियन एलाइज जो नाटो के हैं वो रैपिड मिलिटराइजेशन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये सिनेरियो जो है ये मेरे ख्याल में इसके इम्कानात जो है वो बहुत कम है। तो ओवरऑल ट्रम्प की ये जो धमकी है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशन वो जाहिर कर रहे हैं, तो इसको फ्रस्ट्रेशन की हद तक ही देना चाहिए मेरे ख्याल में। नाटो से अमेरिका का निकलना, बिकॉज अमेरिका अगर नाटो से निकलेगा तो नाटो जो है वो अनरेवल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और वो कभी भी जो है वो अमेरिका नहीं चाहेगा। सही है, फ्रस्ट्रेशन धमकी ही है, या आपके ख्याल में इससे मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप कोई संजीदा फैसला ले सकते हैं? तो दिफाई बजट ज़ाहिर है प्रेशर में आकर बढ़ाया जा सकता है, या नेटो इत्तेहाद को ही छोड़ सकता है अमेरिका? सदर ट्रंप ने गैरत के ताने दिए, बुज़दिली के दिए, ताने मैंने दिए, सब कुछ किया, और कहीं से वो कुमक उनको ना मिल सकी जो चाह रहे थे कि ईरान पे हमले में उन्हें मिल जाए। इखलाकी हैसियत में भी नहीं मिल सकी। आप देखें ना कि वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रही हैं इनके साथ, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो मजाक बन गया। और ये पैसे खर्च कर रहे हैं तो बड़े बने हुए हैं ना। अगर आप पैसे ही नहीं खर्च करेंगे तो आपको बड़ा कौन मानेगा? मतलब यही आपका एहसान है ना कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुम स्पेंडिंग बढ़ाओ। तो फिर वो आवाज़ आ गई कि फिर हमें नेटो को इस तरह का बना लेना चाहिए कि वो यूरोप का हो जाए और ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम सारे मिलके खुद कुछ कर लें। अगर अमेरिका को बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा मानते हैं तो इसलिए कि वो पैसे लगा रहा है। अब वो जब आप घरों में बड़ा आदमी जो होता है, बड़ा भाई, बार बार रोज़ गैरत के ताने दे दे तो लोग कहते हैं यार अपनी बड़ाई अपने पास रखो। यही होता है हर जगह पे। सदर ट्रंप के साथ अब यही हो रहा है, ना इनकी कोई गैरत की बात सुनता है, ना इनकी धमकी की बात सुनता है। और उन सबको समझ आ गई है कि आपने अकेले पंगा लिया ईरान के साथ, आप इसराइल के बातों में आए और अब आपको हजीमत उठानी पड़ी है। तो या तो ये जंग जीत जाते, फिर बड़ी बात थी कि जी ईरान का देखे हमने ये कर दिया, मक्कू ठप दिया और अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर कुछ और होती। जब आप वहाँ पे वो मुआहिदा करके आए हैं जिसमें आपको कहीं से सवाए गपशप करने के कोई ये नहीं मिला पॉइंट के जी हम जीत गए। भाई ईरान का तो एटमी प्रोग्राम आपने पिछले साल जून में कहा था हमने तबाह कर दिया और वो कह रहे थे कि हम बना नहीं रहे। अब आपने कहा नहीं जी वो तो 60% प्लस पे चले गए। तो फिर आपने झूठ कब बोला था? आप बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे, क्योंकि आपकी तो आदत है, आप सच तो कभी बोलते नहीं। आपने जब इराक पे हमला किया था तो क्या क्या किया था और किन इत्तेहादियों के साथ किया था? अब तो आपके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहे ईरान पे हमला करने पे। तो सदर ट्रंप जो मक्खनबाजी कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, दायर F-35 बेच रहे हैं उन्होंने वहाँ पे, और अर्दवान साहब लेना चाह रहे हैं।
तो ये वो मतलब सौदा तो वो कर रहे हैं। आप देखें जब ये मशरक़ वुस्ता में गए अरब ममालिक में, वहाँ से भी दौलत इकट्ठी करके लाए कि ये मुल्क इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इतनी इकट्ठी करेगा। और कतर ने तोहफा दिया जिस तैयारे पे अभी ये उतरे हैं जो US एयरफोर्स 1 का, उसके बदले में उन्हें जवाब में ये दिया कि इसराइल के वो आए मिसाइल और उन्होंने हमास की क़यादत को निशाना बनाया और इन्होंने कहा जी हमें आखिरी वक्त में बताया, और इसराइल ने कहा नहीं हमने इन्हें पहले बता दिया था। तो आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट वहाँ पे भी हुआ जहाँ आपके सबसे बड़े अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के गल्फ के अंदर। अच्छा, उसका अमली मुजाहरा इस दफ़ा ये हुआ कि जब ईरान ने हमले जवाबन किए तो आप अपने सिपाहियों को और फौजियों को बचाने के लिए उनके होटलों में और इर्द गिर्द पनाह गाहों में ले गए। तो उनको ये एहसास हुआ कि हम तो इसे लाए थे अपनी हिफाजत करने के लिए, अब हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ रही है। और ये ना चाहते हुए भी जो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ अर्दवान की मोहब्बत में, ये इनका एक जाहिर है बयानिया तो बनाना है ना कि जब धमकी भी देनी है उनको कहना है बजट भी बढ़ाओ। अब अगर यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा बजट बढ़ाएगी तो वो जो अपने लोगों को सहूलियात दे रही है तो वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी, पीछे हटेगी। तो लोगों की पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, लोग वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ये वो नहीं चाह रहे। बहरहाल सदर ट्रंप का बयानिया रोज बदलता है। वो आज ये बयान दे रहे हैं और कल जब नेटो सरबराही मीटिंग होगी वो क्या करेंगे, वो लोगों के साथ हतक सलूक करेंगे, गपशप करेंगे, ये हमारे देखने का काम होगा। क्योंकि आप उनको गिरगिट की तरह रंग बदलते देखते हैं। वो कोई पायदार पॉलिसी मेकर नहीं है, ना इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी को जिसका ऐलान करते हैं। बस ठीक है, दुनिया को सदर ट्रंप मिले हुए हैं और हम सब देख रहे हैं। सही है यार साहब। तो अब ट्रंप बुनियादी तौर पे एक कारोबारी शख्सियत हैं। वो हर चीज़ को कारोबार के तनाजुर में देखते हैं कि अच्छा यहाँ मैं इतना अगर ख़र्च कर रहा हूँ या अमेरिका का इतना ख़र्चा हो रहा है तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। वो जो नेटो से बुनियादी तौर पे उनका शिकवा यही है कि इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, इतना स्पेंडिंग हमारी हो रही है, और जब बारी आई ईरान के ख़िलाफ़ तुम सबने हाथ उठा दिए, पीछे हट गए। अब नेटो के जो एलाइज हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि भाई आप तो बिला वजह उस जंग में घुस गए ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपने इजराइल की जंग में जब खुद शरीक हो गए तो उसके बाद आपका साथ कैसे दिया जाता। फिर धमकियां उनका आपको पता है ना, वो तो उनका वतीरा है। एक धमकी उन्होंने वो फीफा के प्रेसिडेंट को भी दी थी कि जी उनके जो रेड कार्ड मिला था उनके प्लेयर को, अमेरिका के जो बेस्ट प्लेयर उनका था, तो उसका रेड कार्ड ख़त्म कराया, उसकी पाबंदी ख़त्म कराई। ना सिर्फ एक मैच के लिए जो बेल्जियम के ख़िलाफ़ था कल उनका, बल्कि पूरे साल के लिए उन्होंने मुअत्तल कर दी वो जो पाबंदी थी उस पर। अब उसके बाद फिर ज़ाहिर है बेल्जियम वालों ने जब वो 4-1 से मारा अमरीकियों को और वो बाहर कर दिया टूर्नामेंट से, उसके बाद फिर उन्होंने जो किट लगाई है अमेरिका की और ट्रंप साहब की, उस हवाले से उन्होंने कहा भाई ये तो हमें एक नया इन्होंने मकसद दे दिया था इस मैच में कि अच्छा तुम लोग ये कर रहे हो तो फिर हम ऐसी की तैसी अब हम मारेंगे अमेरिकी टीम को, और आपने बिला वजह मार भी पड़वा दी। यही आपने ईरान की जंग में भी किया कि आप बिला वजह उसमें घुस गए और उसके बाद इतनी मार आपको भी पड़ गई, आपके एलाइज और जहाँ जहाँ अड्डे थे वो तबाहियाँ हो गई वहाँ, जिसकी वजह से फिर आप मजबूर हुए ईरान के साथ मुज़ाकरात और फिर मुआहदा और MOU साइन हुए और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसके बावजूद के चीज़ें कभी को फायरिंग भी वहाँ हो जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है उस पर बिल्कुल। ये तो मतलब मैं तो इनसे कहता होता हूँ कि डीजे ट्रंप बाबू हैं ये वो डीजे है जो अपनी मर्जी की धुन बजा देता है जब दिल करता है इसका कि जी बस इस वक्त ये चलेगी, और उसके बाद कोई पता नहीं नेक्स्ट वो होता है ना, कुछ लोगों का टेस्ट ही ऐसा होता है। आपको पता है कि वो एक आप सुन रहे हो ना, किसी दौर में कैसेट्स होती थी तो लोग रिकॉर्ड कराते थे, एक उर्दू गाना चल रहा है, एक पंजाबी चल रहा है, एक फोक आ गया बीच में, एक को भंगड़े वाला आ गया, एक कोई अंग्रेजी का आ गया, तो ये भी टेस्ट होता है। तो ट्रंप बाबू के टेस्ट भी कुछ इसी तरह के हैं। उनको जिस वक्त जौन सा म्यूज़िक पसंद आ जाए, जो चीज़ पसंद आ जाए, और जाहिर है वो तुर्की की तारीफ़ें तो अब होंगी। आज आपने देखा वो बड़ा मज़े का सीन था जब वो तैयारे से ला रहे थे उर्दवान उनको, तो वो साइड पे खड़े होकर साइड पे देखना शुरू हो गए, तो उन्होंने बाजू पकड़ के कहा हुजूर जाना है इधर है, तुसी उधर किधर देखी जा रहे हो। तो ट्रंप साहब, अच्छा उनकी एज भी है, सच्ची बात है, मतलब उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता।
इस एज में लोग अक्सर डायमेंशिया का शिकार हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें याद रखना। ये भी एक उसमें एस्पेक्ट है जो अमेरिका में उस हवाले से बात भी हुई, उनकी जहनी सेहत के हवाले से भी बातें हुई, वो बिला वजह नहीं हुई थी, क्योंकि आप स्टेबल नज़र नहीं आते अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने एक्शंस में आप स्टेबल नज़र नहीं आते। आप किसी वक्त कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर 10 मिनट बाद आपका वो डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आ जाती। इसी तरह आपके एक्शंस हैं, आप एक वक्त में कह रहे होते हैं जी सफास्ती से मिटा दूंगा ईरान को, फिर आप कहते हैं कि जी ईरान ने खुद राब्ता कर लिया। सबको पता है भाई, खुद उन्होंने कहा राब्ता करना है तुमसे। वो जो करा रहे हैं, आज उन्होंने तुर्की भी की भी तारीफ की है उस हवाले से कि ईरान के साथ मामलात में तुर्की भी हमारी मदद कर रहा है। तो ट्रंप बाबू की मैं आपसे बारहा अर्ज कर चुका हूँ, सिर्फ एक बात को सीरियस लिया करें, वो जो हमारी तारीफें करते हैं, बाकी सब भूल जाएं। जी फैसल साहब। नहीं, डीजे बाबू कहना चाह रहे हैं आप? डीजे ट्रंप बाबू है ना वो। जी फैसल साहब। देखिए, ये जो नेटो बना था 1949 में, ये तो जब रशिया का असर रसूख बढ़ता जा रहा था तो यूरोप ने, अमेरिका ने खौफजदा होकर ये जो है एक जंगी और अस्करी इतिहाद जो है बनाया था। और इसका मकसद ये था कि एक मुल्क पे हमला जो है, जो नेटो ममालिक हैं उन तमाम पे जो है वो हमला तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इसको अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर इसको बयान करें ना, तो ट्रंप ने अमेरिका का तिया पाचा कर दिया है। उसकी खारजा पॉलिसी के अतबार से, उसकी जो अस्करी क़ुव्वत के अतबार से, जो अमेरिका को समझ लें कि बिल्कुल दुनिया के सामने बिल्कुल एक ऐसा खुल के रख दिया है कि जो इसका एक रोब दबदबा था, वो अब वो रोब दबदबा नहीं रहा। अब कोई उससे जो है ना वो डरने को तैयार ही नहीं है, बल्कि बहुत छोटे ममालिक भी जो है उसको उन्होंने अमेरिका को जो है ना वो आंखें दिखाना शुरू कर दी। मतलब अमेरिका ये सोच नहीं सकता था कि यूरोपीय ममालिक वो कहीं हमला करे और यूरोपीय ममालिक उसका साथ नहीं दें, बल्कि उसको आंखें दिखाएं और मना कर दें भाई हमारी जंग में आपका जो है वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे, आपके इत्यादि नहीं बनेंगे। लेकिन ईरान में हुआ, ईरान जैसे छोटे ने इसको अमेरिका को जो है ना नाकों में चने चबा दिए। अमेरिका की जो भी मैनेजमेंट थी, उसकी जो भी इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, उसकी जो भी अस्करी हिकमत अमली थी, वो ईरानी हिकमत अमली के आगे जो है वो कतई तौर पे जो है वो नाकाम हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा एक मौज़ा भी था और ईरान की जो अस्करी सलाहियतें हैं उसका एक लाजवाल जो है एक मुजाहरा भी था, जो पूरी दुनिया ने देखा और खुली आंखों के साथ देखा कि हुआ ये किसी को ट्रंप का फोन आ गया के लिए जो है प्रोग्राम के दौरान, ये सब कुछ जो है वो खिलाफ तबक्का था कि जो कुछ उस पर हुआ। अब जो ट्रंप की इतनी बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती से ट्रंप को निकलने का कोई इज्जतदार रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो किस तरीके से जो है इस तरीके से निकले। अच्छा, दुनिया इनको वो इज्जतदार रास्ता देने को वो तैयार ही नहीं है। उसमें सबसे बुनियादी सबब जो है वो ट्रंप का अपना रवैया, उनका मिजाज, उनका अंदाज़े गुफ्तगू और दूसरों को कमतर समझना। जो दूसरों को कमतर समझने की जो ट्रंप ने जो पॉलिसी बनाई और अपनी बड़ाई के तकब्बुर में वो इतने मस्त हो गए कि वो किसी को खातिर में लाने को वो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बहुत ही जो है तज़दीक आमेज़ जो है वो गुफ्तगू की, जो यूरोपीय ममालिक में उनके इनफरादी हैसियत में भी, नेटो के हवाले से भी और दीगर ममालिक के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी। वो तो आम गुफ्तगू में भी उससे कोई साफ़ी सवाल पूछता है तो उसको एकदम जो है वो उस पर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं, उसको अमेरिका का दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या। जो अमेरिका में एक आज़ादी सहाफ़त का जो तस्वुर था वो ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे उसको जो है वो ढूंढ के रख दिया। अगर ट्रंप को कोई कामयाबी हुई तो आज़ादी सहाफ़त के तस्वुर को अमेरिका में उन्होंने जिस तरह ढूंढा है उसी में शायद कामयाबी हो गई हो तो हो गई हो, बाकी तो उनको हर मास के ऊपर जो है वो शिकस्त हो रही है। ट्रंप किसी भी तौर पे जो है वो नेटो से नहीं निकल सकते, तो उनमें उनकी इस्तेदाद नहीं है। वो आंखें दिखा के यूरोप को डराना चाहते हैं, लेकिन यूरोप किसी तौर पे उनसे डरने को जो है वो तैयार ही नहीं है। तो ये पूरा जो अमेरिका की जो अपनी एक सियासी अशराफिया है उसके लिए भी जो है ना एक बड़ा एक इम्तिहान है कि अमेरिका को ट्रंप ने जिस नहज पे पहुंचा दिया है उससे वो उसको कैसे निकाल के लाएंगे। जो अमेरिका की जो एक चौधराहट थी पूरी दुनिया में, जो ट्रंप तो इस मामले में हमें सबको है ना ट्रंप का शुक्र अदा करना चाहिए और उसको बहुत हमें समझना चाहिए कि जिससे हम कहते हैं ना कि इंडिया में दोबारा मोदी जीत जाए, जिससे हमें चाहिए ट्रंप के लिए दुआ करें आइंदा भी ट्रंप ही जीते। जिस तरह मोदी ने इंडिया को
तबाह किया है। सर ट्रम्प ने भी जो अमेरिका की जो चौधराहट का जो खात्मा ट्रम्प ने किया, शायद अमेरिका का बदतरीन दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता था जो ट्रम्प उसके साथ कर गए। तो हम सबको ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि आइंदा सदर भी ट्रम्प ही बने, तो ये सही मेरे ख्याल बात कहना चाहिए थैंक यू ट्रम्प। कम ज्यादा ही चुक देता, अगली दफा बन नहीं वो सकता। नहीं आएगा सर, दो दफा हो गई है, Exactly. तीसरी दफा नहीं। नहीं असी बना लेना है नवी साहब, तुसी टेंशन ना लवो, ਅਸੀਂ तय कर लिया। लगातार 2 दफा नहीं हुई ना, लगा साढ़े नाल तो ठीक है, सानू की है। चले इलियास साहब। बिल्कुल उसका आई कानूनी पोजीशन क्लियर है। अभी इलियास जो साहब। उसकी बातें हैं ट्रंप की, वो उधर भी 27वीं तरमीम हो जाएगी। ट्रंप ने जहां भी जाना है उसने अपनी मौजूदगी, नहीं वो आपे कर देगा, सदारती ऑर्डर से कर देगा। जहां भी जाना है उसने ट्रंप ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, और उसने ऐसी बात करनी है कि दुनिया भर में उसके एकदम ये कहते हैं ना थरथलियाँ मच जाती हैं। वो जाहिर है उसने जो है कि उसने बिल्कुल नेटो की बात का बिल्कुल करना था कि उस वक्त जब वो मुश्किल में फंसा हुआ था, उसकी कोशिश थी कि नेटो फोर्सेस आती हैं तो वो जंग लड़ता, अपनी उनकी फोर्सेस को नीचे उतारता है, ईरान में उतारता। तो उन्होंने किसी ने जाने से सब ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त जंग हार गया था कि वो अपनी फ़ौजों को नीचे नहीं उतारने सके, क्योंकि नेटो के इत्तेहादियों को सबको पता था कि अगर फ़ौज नीचे उतारेंगे तो उनका बड़ा ही बुरा हाल होगा, क्योंकि वो उधर उन्हें लड़ने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बमबारी करके उनको इतना अटैक करके 2 दिन में उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में सारा कुछ कब्जा कर लेंगे, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बावजूद अमेरिका ने जब अपना एक कोशिश की थी कि जाके अपनी चीज़ें उधर से ले लें, कि हेलीकॉप्टर एक बंदा, तो वो उसको फ़ौजी को तो उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए तब तमाम इत्तेहादियों ने इनकार किया था, जिसकी वजह से अमेरिका की एक जो दुनिया में साख थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ज़ाहिर है उसने गुस्सा तो निकालना था आज, और भरपूर तरीके से निकालना था, ताकि उनको सबको पता चले कि जी इनके साथ अमेरिकन के साथ ज़्यादती की थी इत्तेहादियों ने। तो बहरहाल छोड़ना तो इनका मसला नहीं है, अभी ना छोड़ सकता है ना, बस बिल्कुल उनके साथ रहेगा, लड़ता रहेगा, इस तरह करता रहेगा। जहाँ तक ये है कि अपना जहाँ तक बजट बढ़ाने की बात है, तो वो बजट तो उनका पहले इतना खर्चा हो चुका हुआ है कि सब लोग जो है इसको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो अब जाहिर है अगले इलेक्शन में भी सारा मसला होगा। तो इस वक्त वो इस बोल के इन पर इत्तेहादियों पर, ताकि वो ये करना चाह रहा है कि अपने आप को बताना चाह रहा है कि उनसे सिंपैथी गेन करे, ताकि अपने लोगों को बताए कि वो जी लड़ रहा है। वो जाहिर है गेम करके इस तरह की गेम करना चाहता है ताकि उसको पॉपुलैरिटी मिले, लोगों में पॉपुलर हो कि जी वो अमेरिकन के लिए लड़ रहा है, किस तरह अकेला लड़ता रहा है और ये सारा करता रहा और जंग भी जीती है। और वो जो भी जंग हारे या जीते उसको अपने जहन में कि मैंने जीती है और ये अमेरिकन की फतह है, ये वो बताता है ये सारी चीज़ें। तो जाहिर है इसको इलेक्शन में पता चल जाएगा कि अवाम उसके साथ है कि जितनी महंगाई की है दुनिया भर में। ठीक है जी, बिल्कुल बुनियादी सवाल नेटो इत्तेहाद का जो अहम इजलास हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या फ़ैसला कर सकते हैं, राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा देखने में आ रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गहमा गहमी में इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया है, मगर कलदम अवामी एक्शन कमेटी की इश्तियाल अंगेजियाँ भी जारी हैं। अब आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कलदम कमेटी के तमाम इकदाम को मुस्तरद कर दिया है, इसी पर हम बात करेंगे। आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब गहमा गहमी शुरू हो गई है बाकायदा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी। क्या आपको लगता है, क्योंकि कलदम एक्शन कमेटी की अगर देखी जाए जो उससे पहले भी जिस तरह के इकदाम उनकी तरफ से किए गए कलदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो पाएंगे? देखें, अभी तो चूँकि उन्होंने कहा है कि परसों वो अपना लाएअमल दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ है। उन्होंने पुलिस एहलकारों को अगवा करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, IB के इंस्पेक्टर को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में डाल दिया है। डडियाल में अगले दिन वो उन्होंने पथराव किया, सड़क बंद की, और कुछ यहाँ से
आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें मुझे फैसल राठौर की मुआवनत नज़र आ रही है जब ये वहाँ से चले थे, और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने फिर हम पे बड़ी तनकीद की, लेकिन फिर फैसल राठौर खुल के आ गए कि जी ये तो मखसूस नशिस्तें जो महाजरीन की हैं, मखसूस तो नहीं, बहरहाल महाजरीन की जो नशिस्तें रखी गई हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। तो बिल्ली थैले से बाहर आई कि वो समझ रहे थे कि इससे नून लीग को फ़ायदा होगा और हमें नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो लोगों को समझ आ गई कि पहले जो साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक थे वो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस एक्शन कमेटी को लेके आए ताकि उनके इक़्तिदार को दवाम मिले, और उसके नतीजे में 3 रुपये यूनिट बिजली का लिया और सारी मरात आटे की और सब कुछ लेके, इसके बावजूद मतलब एक्शन कमेटी तो अवामी उसके लिए आई थी। फिर अब फैसल राठौर साहब ने अपने मामलात को हल करने के लिए, और पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि इलेक्शन डिले कर दें, वो PMLN आज़ाद कश्मीर नहीं मानी। अब वहाँ कंपेन शुरू होने जा रही है, बिलावल भुट्टो एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं। PMLN कश्मीर का कहना यह है कि जब इनके लोगों को, जो कलदम कश्मीर कमेटी के लोगों को प्रोटेक्ट पुलिस करेगी, जब वो हमले करते हैं शाह गुलाम कादिर पे या दूसरे लोगों के ऊपर, तो फिर मामलात कैसे चलेंगे। मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत को इस मामले को बहुत तेज़ी से अब लेके डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 अगस्त तक इस पे अमल ना करें तो फिर वहाँ पे अबूरी एमरजेंसी आइन में वज़ीर आज़म को वहाँ पे किसी को लगाना पड़ेगा अगर इलेक्शन डिले होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश ये है, PMLN कहती है नहीं, इलेक्शन कंपेन होनी चाहिए, वहाँ डीजल पहुँचाएं, वहाँ आटा पहुँचाएं, वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात को करें, क्योंकि ये एक्शन कमेटी ने एक तरफ रास्ते बंद किए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हुकूमत नहीं दे रही। तो बहरहाल अब इस मामले को सीरियसली आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो तो चाहते हैं उन्हें लाशें मिलें जब वो चलें। ठीक जी, आया सर। देखिए, दुआ आसान नहीं होंगे, या पुरअमन इलेक्शंस कराना और आज़ादाना इंतखाबी मुहिम वहाँ पे चलाना ये मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से ये मामला बहुत पहले मुज़ाकरात से हल कर लिया जाना चाहिए था। बहुत ज़ाहिर है कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, और वो बात तो वही है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती है कि PMLN जीत के चलती है इन इलेक्शंस में, क्योंकि वो जो 12 महाजरीन की नशस्तें हैं वो चूँकि अक्सरियत पंजाब में है, तो वो PMLN आराम से जीत जाती है, और उसके बाद वो एडवांटेज उनका बहुत बड़ा है। तो ये पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी नहीं चाह रही थी। अब ये एक मुस्तकिल महाज हमने खोल लिया। ये आप जो मर्ज़ी कहें इस हवाले से, जब अनरेस्ट होता है किसी जगह पे, वहाँ पे चीज़ें फिर अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल अल्टीमेटली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन का इनेकाद शायद मुश्किल हो और कोई इमरजेंसी की तरफ जाना पड़े। अल्लाह करे उससे पहले कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन मुझे कम से कम, मैं इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ कि मैं ये आपसे कहूँ कि मुझे चीज़ें ठीक होती नज़र आ। जी फैसल साहब, देखिए, वहाँ पहले तो हमें ना इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वहाँ पे हालात दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो फिर इस हकीकत के साथ ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ इलेक्शन जो है, मौजूदा अगर हालात बरकरार रहते हैं तो खुशगवार माहौल में हो जाए। अगर आपको मौजूदा हालात खुशगवार माहौल में इलेक्शन करवाने हैं तो पहले आपको हालात दुरुस्त करने पड़ेंगे। हालात दुरुस्त करने की जो भी अज़ाए तरकीबी है, जिन जिन तरीक़ों से भी हो सकते हैं हालात दुरुस्त, उनमें कोई भी तरीक़ाकार जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने डंडे का इस्तेमाल कर लिया, हालात आप उसको सुधार नहीं सके। आप इल्ज़ाम किसी को भी दे दें, वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं, उस पर एक तवील बहस हो सकती है, एक ला हासिल बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पाकिस्तान के झंडे के साथ हैं। तो मैं एक ही जुमले में सबको जो है किसी और तरफ धकेलना जो है किसी तौर पे जो है मुनासिब बात नहीं है। बाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है, उनको इंगेज करना है, जिस पे किसी तौर पे जो है वो काम नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने, हाफिज नईम ने जो ये सालिसी की जो पेशकश की है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पेशकश को कबूल करे और एक वफ्द जो है वहाँ पर भेजे, ताकि जो है वो बीच का रास्ता निकाला जाए, वरना फिर आपके लिए इलेक्शन खुशगवार माहौल में कराना किसी तौर पे मुमकिन नहीं होगा। ठीक, क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो पाएंगे? देखिए, इनको पुरअमन माहौल में करवाने के लिए जो सालसी के लिए जो पेशकश की गई है,
जमात इस्लामी की जानब से, मौलाना फजल रहमान की JUI की जानब से, बिल्कुल उस पर अमल दरामद गवर्नमेंट को चाहिए कि करना चाहिए। पहले ऐसे हालात करने चाहिए, तमाम मसाइल जो हैं जैसे कि पहले मामला तय किए थे वो तय करके फिर इलेक्शन करना चाहिए, बजाय कि इसमें कोई ऐसी वैसी बात हो तो पहले मामला तय कर लिए जाएं, जो उनके मसाइल हैं वो हल ये तो जो भी है, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर है उन सीटों पर करना है जिन सीटों को महाजरीन की सीटों पर इलेक्शन तो होगा, तो ज़ाहिर है इस तरह कोई ऐसा बदमज़गी ना करें, क्योंकि उनको है इलेक्शन होने के बाद अपने अरकान को असम्बली में लेके जाएं और जाके कानून साजी करके उनको जैसे भी करना चाहते हैं वो कर लें। इसमें बजाय कि आपस में लड़ाई झगड़ा जो इस तरह है, इलेक्शन से पहले एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया जो लड़ाई कर दी गई। ज़ाहिर है इसके पीछे पता है, इसके पीछे ताने बाने बुने हुए ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए आज़ाद कश्मीर में, और इसमें पुरअमन इलाका था, पुरअमन लोग हैं, सारे मसले उधर हल हैं। गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जितने मसले उधर आसानी पैदा की हुई है, तो इतनी दूसरे हम लोगों के लिए नहीं जितनी उधर के लिए की गई। तो इस मसले को ख़राब करने की कोशिश की है बजाय कि इसको हल करना चाहिए। जी नवीद साहब। अच्छा तो दुआ, आपने इलेक्शन की गहमा गहमी की बात की, हमें नहीं पता कि वहाँ पे गहमा गहमी है या नहीं है, ये तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग तो हो नहीं रही, वो तो सारी फिल्टर शुदा खबरें जो हैं वो हम तक आ रही हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, नोबडी नोज एक्चुअल सिचुएशन क्या है। अच्छा, जहाँ तक बात इलेक्शन की है तो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तस्वर जो है वो ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म इस तरह से हुआ है कि आप देखें कि 2024 का फरवरी का जो इलेक्शन था, जी ये मैं नहीं कहता कि उससे पहले शायद कोई बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ करते, लेकिन 2024 के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है और गाइडेड पॉलिटिशियन हैं। हैंड पिक पॉलिटिशियन को हैंड पिक किया जाता है, अपनी मनपसंद जमातों को लाके उनके अंदर मनपसंद पॉलिटिशियन को जो है उनको इख्तियार दे के उनसे इख्तियार ले लिया जाता है। वो गाइडेड बैठे होते हैं, उनकी ऊपर से पपेटियर जो है वो कोई और है, वो नीचे जो है वो पुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं होते। और यही हमने फिर देख लिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, और इसी तरह का जो है वो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में इसी तरह की जो चीज़ है वो दोहराई जा रही है। लेकिन दुआ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जब लोगों का एतमाद डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से उठ जाता है ना, जब उनको ये पता चल जाता है कि जी हमारी वोट की ताकत से हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप इनडायरेक्टली आप जो है इंसेंटिवाइज कर रहे होते हैं वायलेंस को, तशद्दुद को। तो मेरे ख्याल में ये शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।